हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटेन के संविधान की एक विशिष्ट व्यवस्था को। ये विशिष्ट व्यवस्था वैसे तो भारत में भी मौजूद है, लेकिन हम आज केवल ब्रिटेन की इस व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि हमने ब्रिटेन का संविधान शुरू किया हुआ है। तो ब्रिटेन के संविधान में आज का जो टॉपिक है वो है समितियों की व्यवस्था। कि कुछ कमेटियां होती हैं, समितियां इंग्लिश में कमेटी कहते हैं। तो ये समितियां कौन कौन सी समितियां होती हैं, कब इनका प्रारंभ हुआ, किसने इसे मान्यता प्रदान की कि कमेटी का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका के कार्यों से कहीं भी कम नहीं है। तो इसको कैसे मान्यता प्राप्त हुई और कौन कौन सी कमेटियां मौजूद हैं इंग्लैंड के संविधान में और क्या उसमें प्रावधान है, इसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रिटेन के संविधान में समितियों का जो प्रारंभ हुआ वो सबसे पहले रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में शुरू हुआ था। रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उन्होंने इस समिति व्यवस्था का प्रादुर्भाव किया था। उनके समय में इसका उदय हुआ था और उन्होंने इस समिति व्यवस्था को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन धीरे धीरे इसके प्रारूप में बदलाव आता चला गया और सन 1882 में इसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर दिया गया था। इस व्यवस्था को विभिन्न समितियों में बांटा गया और ये विभिन्न समितियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 है समस्त सदन की समिति। नंबर 2 है स्थायी समिति। नंबर 3 है प्रवर समिति। नंबर 4 है सत्रीय प्रवर समिति। नंबर 5 है निजी विधेयक समिति। कि कुछ व्यवस्था तो इसके नामों से ही हमको जाहिर हो जाती है कि ये समितियां क्या काम करती हैं। समिति का अर्थ आप लोग जानते होंगे। समिति का अर्थ होता है किसी बड़ी व्यवस्था का छोटा प्रारूप। जैसे कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, जो दल होते हैं उनमें, या जो भी, हाँ, यदि हम देखें कि राज्यसभा और लोकसभा की बात करते हैं हम, तो राज्यसभा लोकसभा बहुत बड़े बड़े दल हैं, बहुत बड़े बड़े इनकी विधियां, जो कार्यविधि है वो भी बड़ी लंबी चौड़ी होती है। लेकिन जब कोई कमेटी को कोई कार्य सौंप दिया जाता है, किसी विशिष्ट जांच नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है और कम सदस्य होने की वजह से औपचारिकताएं भी कम होती है और उसी औपचारिकता की कमी के कारण ये जो कम सदस्य होते हैं वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं होते, बल्कि उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो विशेषज्ञों के को इस कमेटी में शामिल किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो झगड़ा है या विवाद है वो एक लंबे समय से चला आ रहा है कश्मीर के प्रश्न पर। तो कश्मीर के प्रश्न पर जो इस झगड़े को निपटाने के लिए कई बार विशिष्ट कमेटियों का निर्माण किया गया और ये कमेटी ने अपने निर्णय भी प्रस्तुत किए, लेकिन वो कहाँ तक सफल हुए ये बाद में उसका निर्णय होता है। तो यहाँ पर हम इंग्लैंड की जब बात करते हैं तो ये समितियां छोटे रूप में होती हैं और इनका कुछ विशेष प्रावधान होता है जिसकी वजह से ये कार्य करती हैं। तो पहली समिति की ओर बढ़ते हैं, समस्त सदन की समिति। जैसे कि इसके नाम से हमें ज्ञात होता है कि ये जो सदन है, ब्रिटेन के जो सदन होते हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के जो सदन होते हैं, उसके समस्त सदन की ये समिति होती है। जैसे जिस सदन की समिति है उस सदन के समस्त पूरे के पूरे सदन की ही एक और कमेटी बनी होती है, समिति होती है। क्या है इसका प्रारूप, इसे अब हम पढ़ते हैं। तो इंग्लैंड में समिति प्रणाली का प्रारंभ रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुआ था। बाद में इसे ठीक ढंग से प्रस्तुत करने का समय 1882 का माना जाता है, जब इस 1882 में इस प्रणाली का संगठित रूप प्रदर्शित किया गया। ब्रिटिश कॉमन सभा में
यानी कॉमन सभा की समितियों की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश कॉमन सभा में 5 प्रकार की समितियों की स्थापना की गई और ये समितियां हैं समस्त सदन की समिति, नंबर 2 स्थायी समितियां, नंबर 3 प्रवर समितियां, नंबर 4 सत्रीय प्रवर समितियां और नंबर 5 निजी विधेयक समितियां। तो पहली समिति जो है समस्त सदन की समिति, इसके बारे में जो विशिष्ट प्रावधान है वो ये है कि इस समिति में कॉमन सभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं और कॉमन सभा में व इस समिति में मुख्य अंतर जो होता है वो अध्यक्ष का होता है। जहां कॉमन सभा में अध्यक्षता स्पीकर करता है, वहीं इस समिति में अध्यक्षता चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ वेज एंड मीन्स करता है। कॉमन सभा के स्पीकर का जो रजत दंड होता है, यानी चांदी का जो डंडा होता है, वो सदैव मेज पर रखा जाता है, जिसके माध्यम से वो अपने कार्यों को पूर्ण करने में उसकी मदद लेता है। लेकिन इस समिति में वो जो चांदी का दंड होता है वह मेज के नीचे रखा जाता है। इस समिति के नियम कॉमन सभा से अधिक उदार होते हैं। वह जिन विषयों पर वाद विवाद बंद हो चुकी है उन पर भी इस कमेटी में पुनः बातचीत हो सकती है। इस समिति के सदस्य एक ही विषय पर एक से अधिक बार चर्चा कर सकते हैं और इस समिति की कार्यविधि कम औपचारिक व कम कठोर होती है। तो ये जो समस्त सदन की समिति है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कॉमन सभा की पहली समिति है, जिसमें जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे 660 सदस्य हैं वर्तमान में, तो वो सभी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन मुख्य अंतर क्या रहता है कि वहाँ पर जब कॉमन सभा की बैठक में ये लोग बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं और उस औपचारिकता का जो मुख्य अध्यक्ष होता है उस कॉमन सभा का, वो स्पीकर होता है और स्पीकर ही समस्त कार्यों का संचालन करता है। लेकिन इस समस्त सदन की समिति में जो औपचारिकता है वो अध्यक्ष की नहीं है। अध्यक्ष की बजाय जो चेयरमैन जो होता है, चेयरपर्सन जो होता है इस कमेटी का, वो इसका अध्यक्ष होता है। तो चेयरमैन ऑफ द कमेटी एंड वेज एंड मीन्स जो उसका होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। हमने देखा है कि कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसके पास एक चांदी का डंडा होता है और वो डंडे का इस्तेमाल करता है, जैसे ऑर्डर आपने सुना है जजेस के पास होता है, वैसा समिति के पास भी एक रजत दंड होता है। तो जब प्रारंभ की जाती है कमेटी की कार्यवाही तब उसका प्रयोग होता है। तो जो ब्रिटेन की कॉमन सभा का जब संचालन होता है तो वो रजत दंड मेज पर रखा जाता है, लेकिन इस समिति के संचालन में उसे मेज पर नहीं रखकर मेज के नीचे रखा जाता है। कॉमन सभा में और इसमें मुख्य अंतर यही है कि इसमें जो है सभी सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर औपचारिकताएं नहीं होती, ये सामान्य रूप से चलता है। जैसे वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है कॉमन सभा की, उसमें जो भी कार्यवाही होगी वो एक लंबी प्रक्रियाओं के दौरान पूर्ण होती है, लेकिन इन समितियों में इन चीज़ों का अभाव रहता है। इस कमेटी के अंदर जिन विषयों पर बातचीत बंद हो चुकी है, जिन विषयों पर बातचीत बंद हो चुकी है उस विषय पर भी दोबारा बातचीत हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि द्वितीय वाचन के बाद या तृतीय वाचन के बाद अध्यक्ष उसको बात करने के लिए मना कर देता है, तो फिर उस पर बातचीत नहीं होती। लेकिन इस कमेटी के अंदर पुनः बातचीत हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय पर बातचीत चल रही है कॉमन सभा में, उस विषय पर एक प्रतिनिधि एक ही बार बोल सकता है, लेकिन इस समस्त सदन की समिति में एक ही विषय पर एक प्रतिनिधि एक से अधिक बार भी बोल सकता है। विषय वही है, लेकिन बोला वो पहले भी और बीच में कोई और बोला, फिर वापस भी बोल सकता है।
यदि हम कार्यवाही नंबर 3 की बात करते हैं तो वो ये है कि जब कभी भी कोई कार्यवाहियाँ होती हैं तो बड़ी औपचारिकताओं के साथ और बड़ी कठोरता के साथ उनको निभाया जाता है, लेकिन इस समस्त सदन की समिति में औपचारिकताएं बहुत कम होती हैं और ये बहुत ही अधिक उदार होती हैं, यानी आसानी से सामान्य कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होते और जो भी कार्यवाही है वो सामान्य रूप से उदार रूप से पूर्ण होती है। तो ये थी इसकी समस्त सदन की समिति। दूसरी समिति की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है स्थायी समिति। नाम से जाहिर है स्थायी है, तो ये स्थायी समिति जो होती है ये विशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए इसमें कार्यवाहियां चलती हैं और इसमें सदस्यों की संख्या 30 से लेकर 50 तक हो सकती है। और इन स्थायी समितियों में ये 30 से 50 लोग जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि कॉमन सभा के प्रतिनिधियों में उतनी प्रतिभा शायद ना हो जितनी विशेषज्ञों में होती है, क्योंकि ये प्रतिभागी लोकप्रिय होते हैं। कॉमन सभा के सदस्य प्रतिनिधि कॉमन सभा में जो भी आते हैं वो लोकप्रिय प्रतिनिधि होते हैं जनता के, और जनता में इनका विशिष्ट प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कानून के भी विशेषज्ञ हों। तो इस स्थायी समिति में उन विशेषज्ञों को स्थान दिया जाता है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न कॉमन सभा में कुछ छूट गए या बहुत जटिल हैं और उनकी जटिलताओं को कम करने के लिए ये स्थायी समितियों में उस कार्य रूप को पूर्ण किया जाता है जो कॉमन सभा में नहीं किया जा सकता। हमको ज्ञात है कि कॉमन सभा में 660 प्रतिनिधि होते हैं जो लगभग 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक प्रतिनिधि से प्रत्येक विषय पर बात करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। तो इस कार्य को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए और सिंप्लीफिकेशन की वजह से स्थायी समिति का साथ लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और ये स्थायी समिति ब्रिटेन के संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये समितियां 5 प्रकार की होती हैं: क, ख, ग, घ व स्कॉटिश मामले की समिति। समिति क, समिति ख, समिति ग और समिति घ। इसके अलावा 5वीं है स्कॉटिश मामलों की समिति। द्वितीय वाचन के बाद परंपराओं के अनुसार साधारण विधेयक किसी न किसी स्थायी समिति के पास भेज दिए जाते हैं और यह कार्य स्पीकर करता है। जो स्कॉटलैंड से संबंधित मामले होते हैं वो स्कॉटिश समिति को सौंपे जाते हैं। प्रत्येक समिति में 30 से 50 तक सदस्य होते हैं और इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। प्रत्येक समिति में 15 से 20 तक विशेषज्ञ भी होते हैं और सदस्यों का चयन कॉमन सभा के अनुपात में विभिन्न दलों के अनुपात में एक चयन समिति द्वारा नियुक्त होता है। कि एक चयन समिति होती है जो कॉमन सभा या विभिन्न दलों में से इस समिति में उनका चुनाव करती है, नियुक्त करती है। स्थायी समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है और स्थायी समिति के सम्मुख आए हुए कुछ विधेयक को समिति रद्द नहीं कर सकती, वह इसमें संशोधन कर सकती है। कॉमन सभा इसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे ये उसकी स्वेच्छा है, पर अधिकांशतः समिति की सिफारिश मान ली जाती है। तो स्थायी समितियां 5 प्रकार की होती हैं: क, ख, ग और घ और स्कॉटिश। तो ये 5 प्रकार की समितियां हैं। तो जो भी जिससे संबंधित मामला होता है वो उस तक पहुंचा दिया जाता है और जो स्कॉटलैंड से संबंधित मामले होते हैं वो स्कॉटिश समिति के पास पहुंचा दिए जाते हैं और ये पहुंचाने का कार्य कौन करता है? स्पीकर करता है। जो स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है उसका नाम भी स्पीकर ही नियुक्त करता है कि जो भी समिति का सदस्य है
उसका नाम स्पीकर नियुक्त करता है और जो इसमें विशेषज्ञ होते हैं 15 से 20 और टोटल सदस्यों की संख्या 30 से 50 हो सकती है, जो आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इस समिति को जो भी विधेयक कॉमन सभा में आए हैं उसको रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होता। ये उसमें संशोधन कर सकती है और संशोधन के बाद ये समितियों की जो सिफारिशें हैं उसे कॉमन सभा माने या न माने, ये उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक होता है कमेटी की बात को स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है उसकी सिफारिशों को, और ये स्थायी समिति ब्रिटेन के संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।